हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर फ्यूचर। आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हर्यक वंश तक कंप्लीट कर लिया था और जिसे भी लगता है कि उसकी कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और हाँ, अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको देख लीजिए, ताकि आगे का चैप्टर जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जो भी कंप्लीट करेंगे, वो क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि शिशुनाग जो था नाग दशक का सेनापति था। तो इसने शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, लेकिन इस वंश में सबसे योग्य शासक था कालाशोक। तो इस कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध समिति होती है। हम लोगों ने बौद्ध समितियाँ पढ़ी थी बौद्ध धर्म में, तो याद रख सकते हैं कि कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध समिति हुई थी। अब ये किसमें? शिशुनाग वंश में सबसे योग्य शासक था। आगे देखते हैं शिशुनाग ने क्या किया था। इसने अपनी पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर वैशाली कर दी थी। इसने नागदशक को मारा था, तब शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो इसने उस समय जब नागदशक राजा था तब राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो वहाँ से बदल दी थी और राजधानी वैशाली कर दी थी। इसको मैप में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे अभी आगे। कालाशोक ने क्या किया था? कालाशोक ने राजधानी वैशाली बनाए रखी, लेकिन जब द्वितीय बौद्ध समिति होती है वैशाली में ही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, सांस्कृतिक राजधानी इसको घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि कालाशोक को डर था कि कहीं जैसे अजातशत्रु ने वैशाली में अपना वर्षाकार जासूस को भेजा था, तो यहाँ पर कोई जासूस अपना ना लगा दे। इस वजह से इसको सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर देता है और राजनीतिक राजधानी पटना यानी पाटलिपुत्र को फिर से बना देता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, नंदीवर्मन। नंदीवर्मन अयोग्य शासक था। कालाशोक के बाद आता है नंदीवर्मन। तो नंदीवर्मन अयोग्य शासक था, तो क्या होता है कि इसके जो सेनापति होता है, इसका सेनापति था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नंदीवर्मन की हत्या कर दी और इसके लास्ट में क्या नाम है? नंद। तो नंद वंश की स्थापना कर देता है महापद्म नंद। तो चलिए मैप में देख लेते हैं। ये जो वैशाली है, वैशाली को शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र से हटाकर। और कालाशोक ने क्या किया था, वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति जब हो गई थी तो इसके बाद इसको सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने के बाद राजनैतिक राजधानी इस पाटलिपुत्र को बना दिया था। तो हम लोगों ने देखा था कि महापद्म नंद ने नंदीवर्मन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी थी। तो अब देखते हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्म नंद। महापद्म नंद क्या था कि अभी तक तो बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से चला आ रहा था, क्योंकि कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध समिति भी होती है, तो बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार प्रसार होता रहा था। लेकिन इस नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के आते ही इस महापद्म नंद ने सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की। सर्वक्षत्रांतक का मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। इसको एक जाति से मतलब नफरत थी होने लगी, तो क्षत्रियों के विरोध करता था हमेशा, तो सर्वक्षत्रांतक उपाधि धारण कर ली। अब इसने क्या किया था, महापद्म ने कलिंग पर, जो कि अभी उड़ीसा में है, कलिंग पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद जब जीत गया तो इसने क्या किया, अपने आप को एकराट की भी उपाधि धारण कर ली। सर्वक्षत्रांतक और एकराट कौन? महापद्म नंद। महापद्म नंद के पुत्र का नाम था धनानंद। धनानंद। अब धनानंद के बारे में देख लेते हैं। धनानंद के इसने क्या किया था कि कलिंग में नहर बनवाई थी। अब इनके पिताजी महापद्म नंद ने कलिंग तो जीत लिया था, अब इसने क्या किया था, कलिंग में नहर बनवाई थी। और धनानंद थोड़ा अय्याश था, नशेल था, काफ़ी बिगड़ा हुआ था। आगे हम लोग जब देखेंगे कि जब चाणक्य इनके दरबार में जाते हैं तो चाणक्य की बेइज्जती करके ये भगा देता है, तो फिर किस तरीके से चाणक्य ने इसका पूरा वंश ही समाप्त कर दिया, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल से। और इसने क्या किया था, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर यहाँ पे आने लगता है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि सिकंदर या फिर धनानंद जो है किसके समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन, क्योंकि सिकंदर इस समय आक्रमण करने के लिए यहाँ पे आ रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि मगध का विस्तार कितना बढ़ चुका था, कि पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया हमारा, और अवंती को भी मिला लिया था, और कई जनपद जो मिला लिए गए थे। तो इस तरीके से मगध का विस्तार काफ़ी बढ़ चुका था। तो चलिए अब मैप के माध्यम से कुछ देख लेते हैं। तो ये जो तक्षशिला है, यहाँ पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया 326 ईसा पूर्व में। तो होता क्या है, सिकंदर निकला था विश्व विजयी करने के लिए, विश्व विजेता बनना चाहता था। तो यहाँ पे इसने, और ये भारत की तरफ बढ़ते बढ़ते आ रहा था धीरे धीरे, तो इसने सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। और तक्षशिला के राजा थे आम्बिक।
तो आम्बिक ने अधीनता स्वीकार कर ली सिकंदर की, हार जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 326 ईसा पूर्व में सिंध पर आक्रमण करता है। तो सिंध के राजा होते हैं पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होता है वितस्ता नदी के किनारे, जो कि अभी झेलम नदी है। तो वितस्ता नदी के किनारे होता है सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध, जिसे बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध बोलते हैं। तो इसमें राजा पोरस हार जाता है। तो सिकंदर बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो राजा पोरस बोलते हैं कि वही सलूक किया जाए जो एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। तो इस बात से सिकंदर प्रसन्न हो जाता है और उसका पूरा साम्राज्य वापस कर लेता है। लेकिन हारा हुआ शासक तो हारा ही हुआ रहता है, लेकिन अब उसको अपनी तरफ शामिल कर लेता है। तो सिकंदर और तक्षशिला के राजा आम्बिक और सिंध के राजा पोरस तीनों मिलकर अब मगध की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थे, वहाँ के गुरु थे चाणक्य। अब ये बात पता चल जाती है कि सिकंदर और ये आम्बिक और राजा पोरस ये मगध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चाणक्य जाते हैं मगध के राजा धनानंद के पास, बोलते हैं कि अपनी बात समझाते हैं कि सिकंदर आ रहा है आक्रमण करने और हम लोग आक्रमण कर देते हैं। तो धनानंद इनकी चाणक्य जिनका नाम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी इन्हीं को बोलते हैं, तो चाणक्य की बेइज्जती करके चुटिया पकड़ के भगा देता है। तो चाणक्य वहीं से एक शपथ ऐसी ले लेते हैं कि अब मैं ये चुटिया तभी बांधूंगा कि जब मैं धनानंद से अपनी बदला ले लूँगा। ठीक है, तो इसके पहले जब वो वापस चले जाते हैं वहाँ पे, तो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं, अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को समझाते हैं। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि धनानंद ने उनकी बेइज्जती करके वहाँ से भगाया हुआ है। अब वो उनको सिकंदर के खिलाफ़ तैयार करते हैं कि सिकंदर हमारी तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा है, तो इसको हमें कैसे भी यहाँ से भगाना है। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्तचर बना के सिकंदर की सेना में भेज देता है और अफवाहें फैला देता है। और ये अफवाहें फैलाने में कामयाब हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और अफवाह ये फैला देते हैं कि व्यास नदी को जो भी प्यार करके उस तरफ जाता है उसकी मौत हो जाती है, या फिर लंगड़ा लूला, इस तरीके का अंधविश्वास फैला दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से मना कर देती है। वैसे भी थकी हुई थी, राजा पोरस से लड़के आई थी, आम्बिक से लड़के आई थी, तो थकी हुई थी, तो व्यास नदी पार करने से मना कर देती है सिकंदर की सेना, और वो सोचते हैं कि वापस हो जाते हैं। लेकिन सिकंदर का नौसेना प्रमुख जो था नियारकस, ये बात याद रखिएगा कि सिकंदर का नौसेना प्रमुख कौन था, नियारकस, ये तो वहीं लौट जाता है। लेकिन उसका जो थल सेना प्रमुख था सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेना प्रमुख था, ये वहीं पे छिपकर बना रहता है। इसको संदेह रहता है, इसको लगता है कि मैं व्यास नदी को पार कर लूँगा। और सिकंदर के लौटते वक्त इराक के बेबीलोन में जब वो पहुंच जाता है तो 323 ईसा पूर्व में उसकी पेट दर्द होता है और पेट दर्द से उसकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि जब इसकी सिकंदर की मृत्यु होती है तभी उसका घोड़े का नाम था बुके फराल, ये भी वहीं पे मर जाता है। और बुके फराल का मकबरा बना हुआ है वहीं बेबीलोन में, उसके घोड़े का नाम था बुके फराल, इसकी भी मृत्यु वहीं पे हो जाती है। और इस तरीके से सिकंदर वापस चला जाता है और चाणक्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मान लेते हैं जीत हो जाती है। तो जब यह सिकंदर को वापस कर दिया तो फिर ये लोग वापस जाते हैं अब धनानंद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, नंद वंश का अंत करने के लिए अब ये लोग जाते हैं मगध की तरफ। फिर इन्होंने जो है धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। आगे हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। और ये तो हमारा नंद वंश यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसको मैंने कहानी के तरीके समझाने की कोशिश की है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको मैं लिखवाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स में दिखाऊंगा ज़रूर। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।